दोस्तों, सगला राम राम। कल आप परावर्तन को पहला पार्ट देखो, आज परावर्तन को आप दूसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं। तो सारा को फिजिक्स फॉर यू विनोद चांदी क्लास में स्वागत है। तो वीडियो ने आप आगे स्टार्ट करें। कल आप परावर्तन के पहला पार्ट के अंदर परावर्तन की परिभाषा कुछ न्यूमेरिकल भी करें, और आज आप दर्पण के बारे में कुछ ध्यान दें, दर्पण के बारे में कुछ पढ़ा। तो बेसिकली कल आप चर्चा कर ली दर्पण ज्ञान के परावर्तन के सिद्धांत पर ही आधारित होता है दर्पण। मैंने बताया था आपको कल की परावर्तन हमेशा एक ऐसे वस्तु या ऐसे पदार्थ से होता है जिसके एक भाग पर क्या हो, पॉजिटिव, क्या की हो, पॉजिटिव, अर्थात यह दर्पण से होता है। ऐसा मैंने आपको कल बताया था। तो आज हम दर्पण की पहले तो परिभाषा लिखते हैं, दर्पण किसे कहते हैं। तो दर्पण के लिए जब कोई कांच की पट्टिका पर वस्तु भी होती है, कह सकते हो कांच की पट्टिका पर कांच की पट्टिका के एक भाग पर पॉलिश कर दें। क्या कर दें? पॉलिश कर दें। तो यह दर्पण कहलाता है। तो मित्रों, दर्पण किसे कहते हैं? जब कोई कांच की एक पट्टिका के एक भाग पर हम पॉलिश कर दें तो वह क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। और आपको मैं बता देता हूं, ज्यादातर पॉलिश दर्पण पर ज्यादातर पॉलिश किसकी होती है? दर्पण पर ज्यादातर पॉलिश चांदी की जाती है। किसकी की जाती है? चांदी की। अब आप पूछो मित्रों क्यों की जाती है? तो इसका कारण यह है कि जब चांदी की पॉलिश की जाए तो उससे 100% परावर्तन होता है। यानी चांदी है, ये दर्पण पर ज्यादातर पॉलिश चांदी की जाती है क्योंकि यह प्रकाश की किरणों का लगभग 100% परावर्तित कर देती है। क्या कर देती है? परावर्तित कर देती है। चांदी के अलावा दर्पण पर एल्युमिनियम, निकल आदि की पॉलिश की जाती है। क्या की जाती है? आदि की पॉलिश की जाती है।
ज्यादातर पॉलिश चांदी की जाती है क्योंकि यह 100% परावर्तित कर देती है। जो भी प्रकाश की किरणें आती है उसका लगभग 100% परावर्तन कर देती है। इसके बाद हम एल्युमिनियम और निकल इनकी भी पॉलिश करते हैं। होता यह है कि हम कोई कांच की एक पट्टिका ले लेते हैं, जैसे कि ये ले ली, इस पे हम यहाँ पे एक भाग पर परावर्तन के नियम के अनुसार चांदी के पदार्थ की लेप कर देते हैं या पॉलिश कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। और इस पॉलिश को, ये पॉलिश खराब ना हो, इस पर जंग ना लगे, तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक, आपने देखा भी होगा, एक ऊपर की परत चढ़ा दी जाती है और इसके ऊपर नीले या हरे रंग की एक अन्य कलर की परत भी चढ़ा दी जाती है, ताकि ये चांदी की जो परत होती है, ये चांदी की परत होती है, चांदी की परत खराब ना हो। चांदी की परत खराब होने पर दर्पण में धुंधला दिखाई देने लग जाता है। आपने देखा होगा कई बार दर्पण होते हैं, वो उस पर हम देखते हैं तो कुछ पीलापन सा महसूस होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उस पर पॉलिश निकल या एल्युमिनियम की जाती है, ना कि चांदी की। अगर चांदी की पॉलिश की जाए तो ये खराब नहीं होगा। और चांदी को शमशान से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए इसके ऊपर एक कॉपर की परत चढ़ाई जाती है, कॉपर की परत चढ़ा दी जाती है। इसकी सुरक्षा के लिए, कॉपर की परत को मजबूती देने के लिए इस पर एक हरे या लाल रंग की एक और परत चढ़ा दी जाती है, एक और परत चढ़ा दी जाती है, तो ये तो हमने परत के बारे में आपको स्पेशल लिखा दिया है, मैंने किया है ताकि आपको नॉलेज हो, इसके बारे में कुछ पता हो। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अब हम बात करते हैं दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण किसे कहते हैं ये तो हमने देख लिया, उस पर परत कैसे चढ़ाई जाती है वो भी हमने देख लिया, किस किस पदार्थ की पॉलिश की जाती है वो भी हमने पता लगा लिया है। तो अब हम बात करते हैं दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण मित्रों 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो हम लिख देते हैं दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक नंबर समतल दर्पण। कौन सा? समतल दर्पण। समतल दर्पण जिसको अपन प्लेन मिरर भी कहते हैं। समतल दर्पण जब अपन किसी कांच की एक समतल पट्टिका, कैसी ऐसी समतल पट्टिका ले लेते हैं, समतल पट्टिका के एक भाग पर हम क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। एल्युमिनियम की कर दो, चाहे निकल की कर दो, चाहे HG मरकरी होती है उसकी भी पॉलिश कर सकते हैं, या चांदी की कर दो। एक भाग पर हम पॉलिश कर देते हैं एक कांच की समतल पट्टिका को, तो वह समतल दर्पण का निर्माण हो जाता है, समतल दर्पण बन जाता है, तैयार हो जाता है। तो हम परिभाषा के अंदर ये लिखेंगे, जब किसी समतल पृष्ठ के एक भाग पर, बहुत इजी और सिंपल सा है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। जब किसी समतल पृष्ठ के एक भाग पर पॉलिश की जाती है, क्या की जाती है? पॉलिश की जाती है, तो वह समतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण कहलाता है।
समतल दर्पण कहलाता है। इसका डायग्राम कैसे बनेगा ये भी हम बता देते हैं। ये हमने जैसी परिभाषा में लिखा है वैसे हमने समतल पृष्ठ ले लिया है। समतल का मतलब प्लेन पृष्ठ, जो खुरदरा ना हो, हमने एक प्लेन पृष्ठ ले लिया है और इसके ऊपर हम एक भाग पर या एक तरफ या एक साइड हमने क्या कर दिया है, परावर्तन के नियम के अनुसार पॉलिश कर दी। ये लो जी एपी हमारा समतल दर्पण बनकर तैयार हो गया। तो ये क्या है, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण के लिए क्या होता है, एक समतल पृष्ठ का एक कांच का टुकड़ा लेते हैं। जब किसी समतल पृष्ठ किसका, जब किसी कांच का समतल पृष्ठ, जब किसी यहां लिख देते हैं कांच की समतल पृष्ठ, ये लिखा हुआ है समतल पृष्ठ या कांच का एक टुकड़ा कैसा समतल हो, उसके एक भाग पर क्या कर देंगे, हम पॉलिश कर देंगे। तो क्या कहलाएगा, ये समतल दर्पण कहलाता है। तो समतल दर्पण का हमने डायग्राम यहाँ पे बना दिया है। तो अब हम बात करते हैं दूसरा दर्पण, जिसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कौन सा दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को स्पेशियल मिरर भी कहते हैं। तो दोस्तों गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण को अपन लोग एक कांच का खोखला गोला मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, हम कांच का एक खोखला गोला मान सकते हैं। जैसे कि ये हमें कांच का खोखला गोला तैयार करते हैं, जैसे कि ये हमने कांच का खोखला गोला बना दिया, ऐसे मान लो। गोलीय दर्पण को हम कांच का एक खोखला गोला मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, कांच का एक खोखला गोला मान सकते हैं। और कांच के इस खोखले गोले के को हम एक भाग पर क्या कर देते हैं, परावर्तन के नियम के अनुसार पॉलिश कर देते हैं। क्या कर देते हैं, परावर्तन के नियम के अनुसार पॉलिश कर देते हैं। जैसे कि हम पॉलिश करने के लिए भी इस पर दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास, या तो अंदर की तरफ पॉलिश करें या बाहर की तरफ पॉलिश करें। तो मान लेते हैं हमने अंदर और बाहर दोनों तरफ ही पॉलिश कर देते हैं। आपको भी नाराज न करते हुए आप कहोगे कि अंदर की पॉलिश, अंदर की तरफ पॉलिश की है तो बाहर की तरफ पॉलिश क्यों नहीं की है। तो हम चाहते हैं कि आपकी बात को भी मान लिया जाए, आपके मन में ऐसा डाउट ना हो कि बाहर की तरफ इन्होंने पॉलिश क्यों नहीं की, अंदर की तरफ ही क्यों किया है। तो हम दोनों तरफ ही पॉलिश कर देते हैं। मान लेते हैं इधर हमने बाहर की तरफ पॉलिश कर दी, यो इस तरफ हमने अंदर की तरफ पॉलिश कर दी। इसको, इस दर्पण को हम यहां से ऐसे कट कर देते हैं। ये लो, तो दूर से वैसे इसे देखें तो ये दो टाइप का बन चुका है। एक तो इसके अंदर की तरफ पॉलिश की हुई है, ये इस तरह का एक भाग बन गया है। एक ऐसा है जिसके बाहर की तरफ पॉलिश की हुई है। इन दोनों को अलग अलग करने पर हमें ऐसा कुछ प्राप्त होता है। तो ये तो दो टाइप के बन गए, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, जिसके बाहर की तरफ पॉलिश की हो। ध्यान से सुनना, बाहर कौन जाता है, सीमा पर कौन जाता है, जिसको डर नहीं लगता, निडर होता है। और निडर होता है वो सबसे बड़ा होता है, और बड़ा होता है इसलिए अवतल दर्पण का नाम बहुत बड़ा है। अवतल, ये चार अक्षरों का नाम है। और ये उत्तल, उत्तल, उत्तल का मतलब ये एक छोटा नाम है बजाय
अवतल बड़ा है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बाहर की तरफ पॉलिश करें, बाहर की तरफ पॉलिश, बाहर की तरफ यानी सीमा पर जवान रहते हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं, इसलिए उसे हम बड़ा मान सकते हैं, वो एक अवतल के समान मान सकते हैं। अर्थात हमें कई बार कंफ्यूजन रहता है कि अवतल कौन सा है, उत्तल कौन सा है, तो आपको आज के बाद यह डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अवतल के लिए हम पॉलिश कहाँ करते हैं, बाहर की तरफ। उत्तल के लिए हम पॉलिश कहाँ करते हैं, अंदर की तरफ। अवतल कितना छोटा होता है इसलिए अंदर की तरफ पॉलिश करते हैं। तो इस दर्पण को क्या कहते हैं हम, इसको हम उत्तल नाम दे देते हैं, अंदर की तरफ पॉलिश की हुई है। इस दर्पण को हम अवतल नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, अवतल। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। चलो अब फिर इनकी भी परिभाषा भी हम लिखाई देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें ये याद नहीं रहता है कि अवतल कौन सा है, अवतल कौन सा है, तो हमें याद ही रखना है कि जब बाहर की तरफ पॉलिश की जाए तो वह दर्पण कौन सा होता है, अवतल, और जिसके अंदर की तरफ पॉलिश की जाए वह दर्पण कौन सा होता है, उत्तल। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण डायग्राम हम बना लेते हैं आप पहले। इसके हम बाहर की तरफ पॉलिश कर देते हैं। जैसा हमने बनाया है वैसा का ही वैसा हमें लिखना है। क्या लिखेंगे, जब हम गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण के बाहर की तरफ कई बार इसको उभरा हुआ पृष्ठ भी कह देते हैं, या उभरे हुए पृष्ठ पर क्या कह देते हैं, ये उभरा हुआ, तो इसको क्या कहते हैं, उभरे हुए पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ। कौन सा पदार्थ, परावर्तक पदार्थ की पॉलिश की जाती है, की पॉलिश कर दी जाती है, तो वह अवतल दर्पण कहलाता है। दूसरा होगा हमारा उत्तल दर्पण। कौन सा, उत्तल दर्पण। तो 2 नंबर पर क्या लिखेंगे हम, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। तो इसी का अपोजिट होगा, क्या होगा उसमें, जब हम गोलीय दर्पण के किसके, गोलीय दर्पण के अंदर की तरफ, बाहर की तरफ की थी इसके, तो यहां क्या होगा, अंदर की तरफ, या यहां उभरे हुए पृष्ठ पर है तो यहां पे लिख देंगे हम उभरे हुए पृष्ठ के अंदर की ओर। तो हम लिखेंगे जब हम गोलीय दर्पण के अंदर की तरफ या उभरे हुए भाग के अंदर की ओर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दें।
तो मित्रों वह उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का हम डायग्राम बना देते हैं। ये लो जी, यहां बना देते हैं। हमने उभरे हुए भाग के अंदर की तरफ पॉलिश की है, या यूं कह सकते हैं कि अंदर की तरफ पॉलिश की है सिंपली। तो ये कौन सा है? उत्तल दर्पण। ये कौन सा है? उत्तल दर्पण। अब हम समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की व्याख्या के विषय में बात करते हैं कि प्रतिबिंब निर्माण होता कैसे है। हमें भी तो पता चले कि प्रतिबिंब बनता कैसे है। किसी वस्तु का समतल दर्पण पर प्रतिबिंब निर्माण होता कैसे है। बड़ा ही इजी टॉपिक है। एक बार ये आपको क्लास पर ध्यान देना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको स्वतः याद रहेगा। आपको याद करने के लिए कोई रट्टाफिकेशन की आवश्यकता नहीं होगी। आप जैसा पढ़ोगे आपको हूबहू वैसा का वैसा याद हो जाएगा। एक बार आप कोशिश करके देखें। तो हम क्या करते हैं, समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण को समझते हैं। प्रतिबिंब निर्माण हमें क्या करना है, इसमें लिखा हुआ है समतल दर्पण। तो हम पहले एक कांच का टुकड़ा लेते हैं या एक कांच की समतल प्लेट ले लेते हैं। ये देखो जी, ये हमने एक कांच की प्लेट ले ली। परावर्तन के नियम के अनुसार हम परावर्तक पदार्थ की पॉलिश करके इसको समतल दर्पण बना देते हैं। लो जी, इसको परावर्तन करके हमने समतल दर्पण का निर्माण कर लिया। ये क्या हो गया? समतल दर्पण। इसको नाम दे देते हैं हम एबी समतल दर्पण। फिर क्या लिखा है, से प्रतिबिंब निर्माण। प्रतिबिंब निर्माण होता कैसे है? इसके लिए प्रतिबिंब किसका होता है? किसी वस्तु का। अरे वस्तु नहीं होगी तो प्रतिबिंब का है का। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वस्तु P मान लेते हैं। ये कोई वस्तु P है। क्या है? P है। और P से अनेकों प्रकाश किरणें चल रही है। क्या चल रही है? P से अनेकों प्रकाश किरणें, और वह दर्पण की ओर आपतित होती है ऐसे। ये यहाँ पे H ऊंचाई पे है। कितनी है? H ऊंचाई पर। इससे प्रकाश किरणें ऐसे चल रही है। मान लेते हैं ये प्रकाश किरणें हैं। हम दो दर्शा सकते हैं। तो ये जितनी दूरी पर प्रतिबिंब होगा, ये जितनी दूरी पर वस्तु होगी, प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनता है। कितनी? उतनी ही दूरी पर। यहाँ पे हमने P डैश प्रतिबिंब दर्शा दिया। तो परावर्तन का नियम क्या कहता है, जब कोई प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम पर आपतित होती है तो वह दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। तो लो जी, हमने थोड़ा सा इसके ये लो जी, और ये लो जी, हमने दो ये प्रकाश किरणें हैं, इनको यहाँ पे जब हम वस्तु P से ये प्रकाश किरणें देखते हैं तो रियल में ये P से Q व R पर आपतित होती है। दो प्रकाश किरणें
पी क्यू व पी आर दर्पण पर आपतित हो रही है और क्यू डैश व आर डैश दिशा में जाती हुई हमें नजर आती है। लेकिन जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि ये दोनों प्रकाश किरणें किसी पी डैश बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। कहां से आती हुई प्रतीत होती है? पी डैश बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो पी क्या है? रियल वस्तु। क्या ये वास्तविक बिंब, वस्तु को हम बिंब बोल सकते हैं। और ये क्या है? इसका आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। हम व्याख्या में लिखे तो क्या लिखते हैं? एपी एक समतल दर्पण है, इसके ऊपर h ऊंचाई पर एक वस्तु P रखी हुई है, जिससे अनेकों प्रकाश किरणें दर्पण पर आपतित हो रही है। माना PQ व PR दो प्रकाश किरणें दर्पण की सतह पर आपतित होती है और दर्पण की सतह से टकराकर Q डैश R डैश दिशा में परावर्तित हो जाती है या लौट जाती है। लेकिन यही दृश्य हमें आंखों से देखने पर ऐसा महसूस होता है कि PQ व PR किसी P डैश Q P डैश R दिशा से आती हुई प्रतीत होती है, जो कि क्या है? वस्तु P का आभास करा रहा है, आभासी प्रतिबिंब है। क्या है? आभासी प्रतिबिंब। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं? माना ए बी एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण। ये लो जी, ए बी एक समतल दर्पण है। बिंदु P कोई दर्पण से, किससे? दर्पण से h ऊंचाई पर वस्तु रखी हुई है, क्या रखी हुई है? रखी हुई है क्या? वस्तु, जिससे दो प्रकाश किरणें PQ व PR दर्पण की सतह पर आपतित होती है। क्या होती है? आपतित होती है और दर्पण की सतह से टकराकर, किससे? दर्पण की सतह से, दर्पण की सतह से टकराकर पुनः Q डैश व R डैश दिशा में चली जाती है, दिशा में चली जाती है। आंखों से देखने पर, यहां पे ले देते हैं, आंखों से देखने पर हमें आभास होता है कि रेखा Q डैश व R डैश किसी बिंदु P डैश से आती है। P डैश बिंदु P का आभासी प्रतिबिंब है,
जिससे हमें आभास होता है। तो दोस्तों आपने ये अच्छे से समझ लिया होगा कि P कोई वस्तु है जिससे अनेकों प्रकाश किरणें दर्पण पर P आपतित होती है और दर्पण से परावर्तन के पास साथ Q डैश R डैश दिशा में गमन करती है। लेकिन इसे हम आंखों से देखते हैं तो यह वस्तु P से आती हुई प्रतीत होती है, जो कि P क्या है, वस्तु P डैश क्या है, वस्तु P का आभासी प्रतिबिंब है। और यही तो हमें क्या करना था, दर्पण का प्रतिबिंब ये निर्माण करना था, जो कि कितनी दूरी पर है, h डैश ऊंचाई पर है, h डैश ऊंचाई पर है। अब अपन समतल दर्पण के कुछ बेसिक न्यूमेरिकल पर बात करते हैं। समतल दर्पण से कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हमें एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, उनके बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं। लेकिन बेसिक्स न्यूमेरिकल से पहले हम इसके कुछ नियम होते हैं उन पर भी चर्चा कर लें तो बेहतर होगा, ताकि हमें समझें। समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की कुछ विशेषताएं क्या पढ़ेंगे हम। समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की विशेषताएं। देखो जी, समतल दर्पण जब हम आईने के सामने जाते हैं तो हमने देखा होगा किसी वस्तु का बायां भाग दर्पण के अंदर, यानी दर्पण के अंदर जो दिखता है उसे क्या कहते हैं, बिंब। यानी किसी वस्तु का दायां भाग दर्पण के प्रतिबिंब से बायां, वह वस्तु का बायां भाग किसी दर्पण के प्रतिबिंब से दायां नजर आता है। क्या आता है, दायां नजर आता है, मतलब अपोजिट नजर आता है। यानी क्या होता है, जो लेफ्ट होता है वो प्रतिबिंब का क्या दिखता है, राइट, और जो राइट होता है वो क्या दिखता है, लेफ्ट। किसका, हम लिख देते हैं ये वस्तु है, वस्तु का, और ये प्रतिबिंब का। पहला नियम आप लिखोगे तो उसमें ये लिखोगे कि जब किसी वस्तु का दायां भाग दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण में प्रतिबिंब का दायां भाग बायां भाग दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, बायां भाग। और वस्तु का बायां भाग दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के बाद या निर्माण में बायां होता हुआ क्या दिखाई देगा, दायां भाग। और जितनी वस्तु आकार व आकृति की होगी उतने ही हमें आकार और आकृति का प्रतिबिंब नजर आएगा। क्या आएगा, नजर आएगा। मान लेते हैं ये मार्कर है, ये हमें पता है किस आकार आकृति का है, ये वैसा का वैसा ही हमें दिखाई देगा, न कि यहाँ पे डस्टर दिखाई देगा। ये मार्कर है तो हमें मार्कर ही दिखाई देगा। ये गोल टाइप का है तो हमें ये पेंसिल के आकार का है तो ये पेंसिल के आकार का ही दिखाई देगा, ना कि हमें चौकोर दिखाई देगा। और एक दर्पण में अपोजिट टाइप का एक दिखता है जिसे हमें पार्श्व परावर्तन कहते हैं। जैसे कि वो हमें वस्तु का आभास कराता है। तो पहला नियम हम कैसे लिखेंगे, वस्तु का दायां
यानी राइट, दाया भाग दर्पण प्रतिबिंब में, दर्पण प्रतिबिंब में दर्पण प्रतिबिंब में बायां भाग तथा बायां भाग, बाएं भाग को क्या कहते हैं हम, लेफ्ट, तथा वस्तु का दायां, वस्तु का बायां, वस्तु का बायां दर्पण प्रतिबिंब में दर्पण प्रतिबिंब में दायां भाग नजर आता है। क्या आता है? नजर आता है। ये हमने पहला नियम लिख दिया। दूसरा नियम, वस्तु जितनी आकार व आकृति की होती है, वस्तु जितनी आकार व आकृति की होती है, आकार व आकृति की होती है, वस्तु जितनी आकार व आकृति की होती है उसका प्रतिबिंब भी उतने ही आकार व आकृति का बनता है, उतने ही आकार व आकृति का बनता है। तीसरी बात, वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा बनता है। समतल दर्पण से प्रतिबिंब, वस्तु का समतल दर्पण से प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनता है। क्या बनता है? सीधा बनता तो ये लो जी, हमने एक दर्पण बना लिया समतल, इसके ये पॉलिश कर दी गई है। ये ए बी एक क्या है? समतल दर्पण। यहाँ पे कोई वस्तु है, मान लेते हैं पी, ये जितनी दूरी पर होती है प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनेगा। यानी वस्तु जितनी दूरी पर होगी दर्पण से, प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है। ये 4 नंबर। और क्या बनता है इसका? ये विपरीत बनता है। पी यहाँ पे क्यों नजर आता है ऐसा? ये अपोजिट टाइप का नजर आता है। इसको हम पार्श्व परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व परावर्तन कहते हैं। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। समतल दर्पण पर कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं, उनको हम करने की कोशिश करते हैं। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथ में ही आप नोट्स भी बनाते हुए चलना। मैं यहाँ पे इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि आप लोग नोट्स बना सकें, आपको पढ़ने में कुछ अच्छा मिल सके। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं। कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने
समतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर है, 20 सेमी की दूरी पर है, दूरी पर रखी है। तो बताओ बिंब, बिंब किसे कहते हैं? वस्तु को कहते हैं। वस्तु व प्रतिबिंब, वस्तु व प्रतिबिंब। तो बताओ, वैसे लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो बताओ वस्तु व प्रतिबिंब के मध्य दूरी कितनी होगी? दूरी कितनी होगी? दूसरा क्वेश्चन, वस्तु व दर्पण के मध्य दूरी कितनी होगी? मैं डेड डैश करके लिख रहा हूं। सेम इसके अकॉर्डिंग ये लाइन होगी, कोई यहाँ पे चयन नहीं किया गया है। फिर दर्पण व प्रतिबिंब के मध्य दूरी कितनी होगी? किसी टाइप के क्वेश्चन बना दिया हमने एक क्वेश्चन के। तो जब हमें कुछ नहीं आता है तो हम पर्सन को देखते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कोई वस्तु, कौन सी? कोई भी वस्तु, समतल दर्पण। तो हमें पहले समतल दर्पण बनाना है। लो जी, हमने एक समतल दर्पण तैयार कर लिया। ये कांच की एक पट्टिका ले ली समतल, और उस पर हमने क्या कर दिया है? पॉलिश कर दी है। तो ये हमने क्या कर दिया है? पॉलिश कर दिया। तो ये समतल दर्पण तो बन गया हमारे पास, जिस पर कोई वस्तु 20 सेमी की दूरी पर रखी है। लो जी, ये मान लेते हैं हम यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है जो यहाँ से कितनी दूरी पर है? जो यहाँ से 20 सेमी की दूरी पर है। लो जी, हमने 20 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी। अब ये पूछ रहा है वस्तु व प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? तो जाहिर सी बात है, जब वस्तु P रख देते हैं यहाँ पे, वस्तु, ये वस्तु P है, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे उतनी ही दूरी पर बनेगा जितने की नियम नंबर 4 अभी हमने बताया था कि वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर होगी, प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनेगा। क्या होगा? उतने ही दूरी पर बनेगा। लो जी, तो ये कितना हो गया? 20 सेमी। हमें पूछा क्या गया है? वस्तु व प्रतिबिंब दोनों के बीच की दूरी। तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? 20 तो ये होगी जी, यहां से यहां तक 20 और यहां से यहां तक 20, तो टोटल कितनी होगी? 20 प्लस 20 40 सेमी। कितनी होगी? 40 सेमी। तो यहां हम लिख देते हैं क्या कितनी होगी? वस्तु व प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी है? 40 सेमी। वस्तु व दर्पण के बीच की दूरी भी पूछ रखी है इसने। ये वस्तु और ये रहा दर्पण, समतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? हमारे सामने है 20 सेमी। तो क्या लिखते हैं? ये भी 20 सेमी। लो जी, ये भी सॉल्व हो गया। अब क्या पूछ सकता है? दर्पण व प्रतिबिंब दर्पण व प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी है? 20 सेमी। तो यहां लिख देते हैं 20 सेमी। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बेहतर से बेहतर अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम थोड़ा सा हटके करते हैं। ये भी एग्जाम में आता है और वो भी इससे कुछ इंपॉर्टेंस भी है।
मेरे ख्याल से वो इससे ज्यादा आता है। तो उसमें क्या होता है कि दर्पण से वस्तु को इधर उधर थोड़ा सा खिसकाते हैं और हमको टाइम दे देता है। क्या देता है? टाइम। प्रश्न इस प्रकार से होगा कि कोई वस्तु लिख देते हैं, कोई वस्तु समतल दर्पण, कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने 60 सेमी की दूरी पर है। 60 सेमी की दूरी पर रखी हुई है, दूरी पर रखी हुई है, हुई है। वस्तु को दर्पण की ओर 1 सेकेंड में, यहां पे हमें टाइम देगा, क्या देगा? 1 सेकेंड में 2 सेमी खिसकाए गए वस्तु को दर्पण की ओर 1 सेकंड में 2 सेमी खिसका दे तो 15 सेकंड, कितनी? 15 सेकंड के बाद वस्तु व प्रतिबिंब, ध्यान से देखना, क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टेड है। प्रतिबिंब के मध्य की दूरी क्या होगी? कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने 60 सेमी की दूरी पर है, तो पहले तो हम समतल दर्पण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? समतल दर्पण। लो जी, जब कुछ नहीं आता है तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। मैं इस प्रकार के आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, एक दर्पण की ओर खिसका कर, एक दर्पण से दूर खिसका कर, ताकि आपका हर डाउट क्लियर हो। लो जी, हमने पॉलिश कर दिए। कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने 60 सेमी की दूरी पर है। ये हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई वस्तु है P, और ये यहां से दर्पण से 60 सेमी की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? 60 सेमी। प्रतिबिंब भी कितनी दूरी पर बनेगा? 60 सेमी दूरी पर ही बनेगा। ये हमने अभी क्वेश्चन किया था, उसमें पढ़ा था। अब क्या किया इसमें? वस्तु को दर्पण की ओर, ये दर्पण है, ये वस्तु है, वस्तु को दर्पण की ओर यहां से 1 सेकंड में 2 सेमी खिसकाया जाए या खिसका दे। 1 सेकंड, ध्यान देना, 1 सेकंड 2 सेमी खिसका देता है, तो 15 सेकंड के बाद कितना सरकाएगा? 30 सेकंड। तो ये वस्तु कहां जाती है? 15 सेकंड के बाद यहां पे आ जाती है। वस्तु यहां आ गई, तो ये दूरी कितनी होगी? ये 30 है, 30 दूरी खिसक गई तो 60 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा?
30 सेमी। तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा? प्रतिबिंब भी 30 सेमी पर ही बनेगा। ये 30 सेमी। अब ये पूछता है कि यानी 15 सेकंड के बाद वस्तु व प्रतिबिंब के मध्य की दूरी क्या होगी? तो हमें क्या करना है, ये हमारा प्रतिबिंब और बिंब दोनों के मध्य की दूरी 30 सेमी, ये 30 सेमी, ये 60 सेमी। आपको ऑप्शन में भी दे रखा होगा 15 सेमी, 30 सेमी, 60 सेमी, 120 सेमी। आप ये कर दोगे, वे कर दोगे, तुक्को लगाओगे तो आप कुछ भी कर दोगे, लेकिन आपको जब ये क्वेश्चन समझ में आ जाए और आप सॉल्यूशन करोगे तो 60 सेमी ही लिखोगे। कई बार ऐसा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसी क्वेश्चन के अंदर हम थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं। कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने 80 सेमी की दूरी पर रखी हुई, 80 सेमी की दूरी पर रखी हुई है। कितनी रखी हुई है? 80 सेमी की दूरी पर रखी हुई है। वस्तु को दर्पण से, वस्तु को दर्पण से 1 सेकंड में 2 सेमी खिसका दे तो 15 सेकंड के बाद वस्तु व प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? नया क्वेश्चन बन चुका है। ये कितनी दूरी है? 80 सेमी दूरी पर वस्तु है, प्रतिबिंब भी 80 सेमी दूरी पर ही होगा। ये कह रहा है दर्पण से, यानी दर्पण से, यानी इस तरफ दर्पण से दूर खिसका रहा है। दर्पण से 1 सेकंड में 2 सेमी दूर खिसका दे तो, यानी ये यहां पे है कोई वस्तु, ये लो, 1 सेकंड में 2 सेमी खिसकाता है तो 15 सेकंड में 30 सेमी खिसक जाते हैं। तो ये 80 सेमी थी, दर्पण से कितनी होगी? इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, 30 सेमी ऐड कर देते हैं, तो वस्तु कितने दूरी पर होगी? 110 सेमी दूरी पर होगी। वस्तु का प्रतिबिंब भी 110 सेमी दूरी पर होगा। तो टोटल हमको पूछ लिया जाए तो कितनी दूरी पर होगा? 220 सेमी दूरी पर, यानी प्रतिबिंब, बिंब व प्रतिबिंब के मध्य की दूरी कितनी होगी? 220 सेमी। मैंने आपको इसमें हर टाइप का क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। आपको मैंने समतल दर्पण से जो भी क्वेश्चन बनेगा वो आपको मैंने करवा दिया है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये ऐसा मेरा मानना है। तो मैं आपको दृढ़ विश्वास के साथ कहता हूँ कि इसके अलावा, हाँ, इसमें नंबर चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो चेंज नहीं होगी, वो यही की यही रहेगी। या तो दर्पण से कुछ बीच की दूरी, प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी, या दोनों के बीच की दूरी, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा आपसे। अब कुछ परिभाषाएं हैं वो आपको दिखा दी जाए, ताकि आपको कल वाली अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट जो क्लास होगी तो उसके अंदर आपको कोई डाउट न रहे। आपको परिभाषाएं अभी के अभी लिखा दी जाती है। वक्रता केंद्र,
हमने पढ़ा था मित्रों कि गोलीय दर्पण को हम एक खोखला गोला मानते हैं। क्या मानते हैं? एक खोखला गोला मानते हैं। लो जी, हमने एक खोखला गोला तैयार कर लिया। ये हमने एक खोखला गोला बना लिया। गोलीय दर्पण को एक खोखला गोला माना जाता है। एक खोखला गोला माना जाता है, माना जाता है। इस गोले के मध्य का बिंदु वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र की परिभाषा हो चुकी है। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण को एक खोखला गोला माना जाता है। इस खोखले गोले के केंद्र को ही क्या कहते हैं? हम वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या क्या होगी? इस खोखले गोले की त्रिज्या, इस खोखले गोले की त्रिज्या को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। तो लिख देते हैं वक्रता त्रिज्या। इस खोखले गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से दर्शाते हैं। लो जी, इसकी त्रिज्या होगी, इसे हम R से दर्शाते हैं। और वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र को हम C से निरूपित करते हैं। इसे C से निरूपित करते हैं। मित्रों, एक होता है ध्रुव। क्या होता है? ध्रुव। ये यहाँ पे बिंदु O है, इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव। तो क्या लिखेंगे हम? ध्रुव की परिभाषा के लिए हम लिखते हैं गोलीय दर्पण के मध्य का बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। क्या लिखेंगे? गोलीय दर्पण के मध्य का बिंदु, क्या? मध्य का बिंदु ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल, सॉरी यहां पे लिखना था, परावर्तक तल के मध्य का बिंदु, तल के मध्य का बिंदु ध्रुव कहलाता है। इसे O से निरूपित करते हैं। निरूपित करते हैं। इसे O से निरूपित करते हैं।
एक होता है फोक्स दूरी, फोक्स दूरी, फोक्स दूरी। देखो मित्रों ध्यान से देखना, सी से ओ के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। और इस वक्रता त्रिज्या की आती यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ठीक यहाँ के बीच की दूरी क्या कहलाती है, इसे एफ से दर्शाते हैं, फोक्स दूरी कहते हैं। तो क्या कहेंगे कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण ध्रुव तक, ऐसा नहीं कह सकते हम, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, फोक्स दूरी कहलाती है। तो हम लिख सकते हैं ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी फोक्स दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है, फोक्स दूरी कहलाती है। इसे एफ से दर्शाते हैं, इसे एफ से दर्शाते हैं, इसे एफ से दर्शाते हैं। ध्यान से कुछ ध्यान देना आपको, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण की फोक्स दूरी, की फोक्स दूरी एफ गोलीय दर्पण की त्रिज्या, त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात एफ आर इजिकल टू एफ बाय आर, क्या लिखा जाए, गोलीय दर्पण की फोक्स दूरी एफ गोलीय दर्पण की त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या की आधी होती है। लो जी, एफ इजिकल टू आर बाई 2, यानी ये एफ है, एफ किसके बराबर होगा, आर के आधे के बराबर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, गोलीय दर्पण की फोक्स दूरी, गोलीय दर्पण की त्रिज्या आर, गोलीय दर्पण की त्रिज्या आर फोक्स दूरी की दुगनी भी होती है। दोनों चीजें एक ही है। क्या लिखा है हमने, गोलीय दर्पण की फोक्स दूरी एफ, गोलीय दर्पण की त्रिज्या आर की आधी होती है, अर्थात एफ बराबर आर बाई 2। दूसरा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, गोलीय दर्पण की फोक्स, गोलीय दर्पण की त्रिज्या, यहाँ पे त्रिज्या गोलीय दर्पण की फोक्स दूरी की दुगनी होती है। दोनों की लैंग्वेज चेंज किए वैसे एक ही चीज है, कोई इसमें बदलाव नहीं किया गया है, कोई इसमें बदलाव नहीं किया गया है। फोक्स बिंदु, फोक्स बिंदु किसे कहते हैं, चलिए हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज जो हमने पढ़ा है वो एक बार रिवीजन करा देते हैं। जो हमने पढ़ा है वो आज थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, ताकि हमें कल पहली बात तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ डाउट रह भी गया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं हो सके तो आपके हर डाउट
हर डाउट को, हर मिस्टेक को सुधारने की या उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। हमने पढ़ा था प्रकाश, कल प्रकाश पढ़ा था। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वह होता है जिससे दृष्टि से वेदना उत्पन्न होती है, या हम यूँ कह सकते हैं प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश कितने प्रकार का किया था हमने? गुणों के आधार पर हमने प्रकाश को दो भागों में बांटा था। एक था परावर्तन, दूसरा था अपवर्तन। परावर्तन किससे होता है, अपवर्तन किससे होता है? हमने पढ़ा था परावर्तन हमेशा ही पारदर्शी वस्तुओं परावर्तन हमेशा ही ऐसी वस्तुओं से होता है जिसके एक भाग पर क्या कियो, पॉलिश कियो, क्या कियो, पॉलिश कियो। और अपवर्तन हमेशा ऐसी वस्तुओं से होता है जो कि पारदर्शी हो, अर्थात यह लेंस से होता है, ये दर्पण से होता है। किससे होता है? ये दर्पण से होता है। तो परावर्तन के अंदर परावर्तन को हमने दो भागों में डिवाइडेशन किया था, एक तो नियमित, एक विसरित। नियमित परावर्तन क्या होता है? नियमित परावर्तन में प्रकाश की किरणें हैं वो एक नियमित दिशा में जाता है। यह नियमित परावर्तन एक समतल पृष्ठ से होता है, और ये विसरित परावर्तन खुरदरे पृष्ठ से होता है। इसमें प्रकाश की परावर्तित किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं में जाती है, ये हमने पढ़ा था। इसके बाद ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमने पढ़ा था आज जो कि दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? जब किसी कांच की पट्टिका के एक भाग पर हम पॉलिश कर देते हैं, लेपन कर देते हैं, चांदी, एल्युमिनियम, निकल आदि का या मरकरी का हम लेपन कर देते हैं, तो क्या कहलाता है? वो दर्पण कहलाता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। कौन सा? गोलीय दर्पण। समतल दर्पण में एक समतल पट्टिका के ऊपर पॉलिश की जाती है। गोलीय दर्पण में क्या होता है? गोलीय दर्पण में हमने पढ़ा था ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है अवतल, एक होता है उत्तल। उत्तल के अंदर की तरफ पॉलिश की जाती है, अवतल में बाहर की ओर पॉलिश की जाती है। आशा करता हूँ आपको हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा, और आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। मैं बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। साइंस से संबंधित सभी पोर्शन को मैं आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और कमेंट करना भी नहीं भूलें। धन्यवाद।